नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। प्रधानमंत्री मोदी जब वाराणसी पहुंचे तो पूर्वांचल फिर से चर्चा में आ गया। चर्चा में इसलिए आ गया कि अगर यूपी की सियासत की बात करते हैं, लखनऊ की सियासत के साथ साथ दिल्ली की सत्ता को देखते हैं तो पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए समीकरणों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, बीएसपी की बात करें, सभी दलों का फोकस पूर्वांचल पर क्यों है और कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें अगर किसी इलाके से आती हैं तो वो पूर्वांचल है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें अगर किसी इलाके से आती हैं यूपी के तो वो पूर्वांचल है। नंबर्स में देखिए तो 164 विधानसभा सीटें 28 जिले जो पूर्वांचल के हैं वहां से हैं और 26 लोकसभा सीटें हैं। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इतिहास गवाह है कि पूर्वांचल ने जिसका दामन थामा उसको जीत मिली। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते कि कैसे कैसे ये आंकड़े दिखाई देते हैं। 2017 पे ही चले जाते, पिछले ही चुनाव में जब बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी तो 164 में से 115 सीटें बीजेपी को मिली थी। थोड़ा उसके पीछे जाइए, 2012 का चुनाव याद कीजिए जब समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला। एक बहुत बड़ी जीत थी अखिलेश यादव के लिए भी, क्योंकि उन्होंने ही चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी। तब पूर्वांचल ने झुककर सलाम किया था अखिलेश यादव को। 164 में से 102 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल गई थी। उसके पहले 2007 का वो दौर याद कीजिए जब मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते लखनऊ की सत्ता पर अपना वर्चस्व कायम किया था। तब भी पूर्वांचल ने ही कमाल दिखाया था। मायावती को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सबसे ज्यादा अगर मदद किसी ने की थी तो वो पूर्वांचल था। 85 सीटें बीएसपी को उस समय मिली थी और ये ट्रेंड लगातार चलता गया, आगे बढ़ता गया। तो इसलिए कहा जाता है कि पूर्वांचल जिसके साथ है, लखनऊ की सत्ता उसके साथ है और लखनऊ से होते हुए दिल्ली की सत्ता भी मिलना आसान हो जाता है। तो ये नंबर्स की बात है, सीट्स की बात है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी समीकरणों को भी देखिए। अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करते हैं तो जैसा आपको पता ही है, बताया ही हमने कि सबसे ज्यादा सीट्स यहां से हैं। लेकिन जातिगत समीकरणों की जब बात करते हैं तो यहां पर मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा वोट बैंक और दलित वोट बैंक, ये 4 वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसा आपको पता भी है कि 20 से 21% दलित वोट बैंक जिस पर सबकी निगाहें हैं। और आपने देखा भी कि कैसे इस वोट बैंक को खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करते हैं तो जो नॉन जाटव वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की गई है। और इसका मुजाहिरा अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कैबिनेट विस्तार में कि कैसे 3 दलित चेहरों को बीजेपी प्रमोट करती है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ओबीसी वोट बैंक की बात करते हैं या फिर अति पिछड़ा वोट बैंक की बात करते हैं तो उसको भी साधने की कोशिश लगातार सभी दलों की तरफ से हो रही है। आपने देखा कि कैसे अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। छोटे छोटे दल यानी कि जो स्थानीय पार्टियां हैं, यानी कि किसी समुदाय की पार्टियां हैं, यानी कि वो अति पिछड़ा वोट बैंक या पिछड़ा वोट बैंक उसके साथ जाना चाहते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी है जिसको बीजेपी ने भी बखूबी 2014 में अपनाया था। दूसरी तरफ बीजेपी को अगर आप देखेंगे तो अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में शामिल किया जाता है। महाराजगंज से पंकज चौधरी को शामिल किया जाता है जो कि कुर्मी समाज से, ये दोनों कुर्मी समाज से हैं। तो जब हम यहाँ पर ओबीसी वोट बैंक की बात करते हैं तो कुर्मी वोट बैंक बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप देख रहे कि कैसे यहाँ पर जो नॉन यादव वोट बैंक है बीजेपी भी उस पर पूरी तरीके से अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती है। उधर अखिलेश यादव को लगता है कि अगर छोटे छोटे दल मिल जाते हैं और यादव वोट बैंक तो वो अपना मान ही रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक भी वो अपना मान के चल रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो पूर्वांचल को पूरी तरीके से साथ लेंगे। इन सब के बीच में मायावती की नजर उसके खुद के कोर वोट बैंक पर है, यानी दलित वोट बैंक पर है। कांग्रेस की भी एंट्री बहुत तेजी के साथ, बहुत स्ट्रांगली यहां पर होती है। 2019 से आप देख रहे कि कैसे प्रियंका पूरा फोकस पूर्वांचल पर रखती हैं। फिर आपको याद होगा कि कैसे सोनभद्र में जो नरसंहार होता है उसमें प्रियंका गांधी पहुंच जाती हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, मिलने नहीं दिया जाता है
तो मिर्जापुर में धरना दे देती हैं, वो बैठ जाती हैं। इसके साथ साथ नदी अधिकार यात्रा भी निकाली जाती है। तो ये कांग्रेस भी लगातार कैसे वहां पर एक्टिव है, कैसे आप प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होगा कार्यकर्ताओं का, पूर्वांचल में ही प्रियंका रहेंगी, वहां पर कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगी, संदेश देंगी कि कैसे जीतना है पूर्वांचल को। तो पूर्वांचल पर पूरी नजर कांग्रेस की भी है। इन सबके बीच में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सोनभद्र भी जाते हैं, मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, यहां लगातार वो एक्टिव नजर आते हैं। यहां तक कि आजमगढ़ को बचाने की कोशिश पूरी पंचायत चुनाव में भी देखने को मिलती है कि कैसे बलिया और आजमगढ़ ये दो जिले होते हैं जहां से समाजवादी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब होती है। और आजमगढ़ को अपना अड्डा बना रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि ये लोकसभा सीट तो उनकी रही ही है, लेकिन इसके साथ साथ आजमगढ़ के जरिए वहां पर वो पूरा कार्यालय स्थापित करने वाले हैं। खबर है कि पूरे घर में वहीं शिफ्ट हो जाएंगे जब तक चुनाव होते हैं, और पूरे पूर्वांचल पर उनकी नजर रहेगी ताकि पूर्वांचल उनके हाथ से फिसले नहीं। जो पकड़ अभी जिला पंचायत सदस्य चुनाव में थी वो आगे कंटिन्यू रहे। तो ये जातिगत समीकरणों के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर पूर्वांचल कैसे इंपॉर्टेंट है और तमाम दल कैसे कैसे अपनी गणित यहां लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से शंखनाद बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है और जिस तरह से योगी काफी एक्टिव हैं, आपने देखा, इसके साथ साथ ए.के. शर्मा को लगाया गया कोरोना काल में, तो क्या उसके जरिए बीजेपी लीड ले पाएगी या फिर जो कोरोना काल की नाकामियां थी उसको समाजवादी पार्टी या कांग्रेस भुना पाएंगी? ये सबसे अहम सवाल है। तो नजर रहेगी पूर्वांचल पर भी और ये तमाम सियासी समीकरणों पर भी, और तमाम सियासी खबरें, फिर चाहे वो पश्चिमी यूपी की हो या फिर अवध की हो या बुंदेलखंड की हो, यूपी तक आपको निष्पक्ष पॉलिटिकल खबरें दिखाता रहेगा।